मैं थोड़ा अपनी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिकली उज्जैन का हूँ, मध्य प्रदेश। स्कूलिंग वगैरह सब मैंने यहाँ से करी है। उसके बाद कॉलेज किया मैंने आईआईटी बॉम्बे से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। फिर मैंने अराउंड ढाई 3 साल कॉर्पोरेट में काम करा था। पीडब्ल्यूसी और सोला विनयार्ड्स में मैंने काम करा। फिर कोविड के टाइम पर थोड़ा लगा कि मतलब यूपीएससी का था एक हमेशा से। अच्छा, हिंदी इज फाइन विद एवरीवन ना, मतलब ऐसा कुछ इशू तो नहीं है? ठीक है। सो हाँ, सो अराउंड कोविड के टाइम लगा था कि हाँ पहले इसमें मतलब यूपीएससी का थोड़ा मन था, बट फिर जॉब में लग गए तो लगा कि ठीक है, मतलब लेट्स ट्राई फॉर यूपीएससी। तो फिर रिजाइन करके मैंने 2021 में प्रेप स्टार्ट किया था। 21 अटेम्प्ट में प्री निकली थी, मेंस नहीं निकली। 22 अटेम्प्ट में मेरा सिविल के मैं रिजर्व लिस्ट में आया था, और मुझे पोस्टल सर्विस अलॉट हुई थी। एंड इसमें फॉरेस्ट सर्विस में मेरी ऑल इंडिया 17th रैंक आई थी। तो मैंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करी ओवर पोस्टल सर्विस। उसके अलावा फिर 23 अटेम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट उसमें अभी हुआ नहीं। तो हाँ, मतलब बहुत शॉर्ट में ये मेरी जर्नी है। सो मेनली मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि मतलब बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग कुछ बोलकर जाते हैं। मेरे हिसाब से हर इंसान की एक अलग तरीका होता है इस प्रेप करने का। देयर इज़ नो वन वे टू क्लियर दीज़ एग्ज़ाम्स, बिकॉज़ इतनी सब्जेक्टिविटी होती है और इतने ज़्यादा वो हैं, मतलब पेपर्स इतने ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि देयर इज़ नो वन वे। हर एक का एक अपना-अपना तरीका है। तो आप वही है कि सुनिए सबकी, करिए मन की। आपको जैसा आपके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी आप अलाइन कर पाएँ, जो पर्सन आपसे सबसे मतलब क्लोजेस्ट इन द सेंस ऑफ योर बैकग्राउंड या जो भी। मेरा ऑप्शनल फिज़िक्स था, सो मैंने फिज़िक्स ऑप्शन चूज़ करा था। एंड उसके अलावा मैं थोड़ा-सा पहले बोल देता हूँ, फिर आप लोग के मैं आंसर्स क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर दूँगा। सो हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि कोई एक तरीका नहीं है, हर एक का एक अपना-अपना है। व्हाट वर्क्स फॉर समवन मे नॉट वर्क फॉर द अदर। तो आपको वही है कि किसी एक की बात सुनकर एकदम वो नहीं करना है कि हाँ, कि किसी किसी ने ऐसा बोल दिया तो हाँ, यही करना है। आपको अपने हिसाब से थोड़ा-सा हर चीज़ को मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। अ, उसके अलावा मतलब स्पेसिफ़िकली मतलब मैं इस सेशन में जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, दैट वुड बी मोस्टली रिगार्डिंग प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ फॉरेस्ट की मेंस एंड इंटरव्यू। सो आप अपने क्वेश्चंस मतलब उस तरफ ज़्यादा एड्रेस कर पाओ तो मतलब वो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और फॉरेस्ट मेंस में मेरा मतलब काफ़ी डिसेंट रहा है अभी तक का। सो हाँ, मतलब ऑप्शनल का जैसे कोई पूछ रहा था, तो ऑप्शनल में मेरा फिजिक्स था। ऑप्शनल लेने का डिसीजन भी आपके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपना ऑप्शनल आपको चुनना चाहिए। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल, इसलिए वो ऑप्शन नहीं नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ऑप्शनल जो मैंने लिया था, उसके मेरे फैक्टर्स थे कि कितना ओवरलैप है फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस से। सेकंड है कि मेरा बैकग्राउंड कितना है उस सब्जेक्ट में। तो मैंने जैसे इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो इसलिए मैं सॉर्ट ऑफ थोड़ा कंफर्टेबल था विद फिजिक्स। थर्डली कि कोचिंग हो गई या टेस्ट सीरीज हो गई या फिर स्टडी मटेरियल हो गया, वो कितना अवेलेबल है। अब आप जैसे कोई दूसरा ऑप्शनल ले लेते हैं जो मतलब बहुत उतना कॉमन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ, तो आप जैसे मैनेजमेंट ले लिया किसी ने, तो मैनेजमेंट ऑप्शनल का उतना ज़्यादा शायद कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, या उतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे मैनेजमेंट ऑप्शनल वाले। तो इसलिए आपको फिर थोड़ा-सा गाइडेंस का भी एक इश्यू आ जाता है। और उसके बाद मेनली एक ये है कि आपको ऑप्शनल में मज़ा कितना आ रहा है। क्योंकि ऑप्शनल ऐसी चीज़ है जो सॉर्ट ऑफ थोड़ी स्टैटिक रहती है। मतलब जीएस तो फिर भी आपका करंट अफेयर्स और इस सब के साथ चेंज होता रहता है, एवरी ईयर आपको थोड़ा एडिशन करना रहता है। ऑप्शनल मोर और लेस स्टैटिक रह जाता है। तो अगर आप अपना ऑप्शनल एन्जॉय नहीं कर पा रहे, तो आपको वो 3-4 साल पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक इश्यू रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर प्रायोरिटी शुड बी कि हाँ, यू शुड लाइक द ऑप्शनल, एंड बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स जो मैं बोल रहा हूँ कि कितना ओवरलैप है और कितना जो है, तो उस तरीके से आप ऑप्शनल अपना चूज़ कर सकते हैं। अ
ठीक है। सो मोटिवेशन मुझे ये मिला था कि अराउंड कोविड जब मैं जॉब कर रहा था, तब वही है कि सब घर पर बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सबका। तब लगा था कि हाँ, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली यहाँ पर डॉक्टर्स और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल वर्क कर रहे हैं, जबकि हम अपने घर के कंफर्ट में बैठकर बस मतलब लैपटॉप चला रहे हैं, वैसे अगर वैसे देखा जाए तो एक थोड़ा उसका मोटिवेशन था कि हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि हाँ, मेरा भी कुछ ऑन ग्राउंड ऐसा काम रहे कि इन सच सिनेरियोज जब मतलब इतनी इमरजेंसी हो रही है, तब भी मेरे पास एक वो एबिलिटी रहे कि हाँ, मैं एक बहुत मीनिंगफुल वे में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ सोसाइटी को। एंड सेकेंडली मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और हम सबका कॉलेज के टाइम से मेरी बात होती रहती थी, तो थोड़ा-सा तब से भी था मन में कि हाँ, देना है। तो अराउंड कोविड एक थोड़ी-सी हिम्मत आई कि हाँ, ठीक है, चलो अब अपन रिज़ाइन करके लेट्स ट्राई कि व्हाट हैपेंस इन यूपीएससी। तो इसलिए तब मैंने रिज़ाइन करके फिर ट्राई करा था कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। स्टडी की कंसिस्टेंसी का ऐसा है कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट 12 घंटे, 15 घंटे रोज़ पढ़ना। कंसिस्टेंसी इज़ अबाउट कि आप एवरीडे आप शो अप कर रहे हो। जिस दिन आपका मन नहीं भी हो रहा, उस दिन भी आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो। भले ही वो 2 घंटा, 3 घंटा हो, पर आप वो पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसे अगर किसी दिन और सिर्फ़ ये 1 दिन नहीं होता, कभी-कभी फ़ेज़ आ जाता है, 4 दिन का फ़ेज़ आ जाता है, 5 दिन का फ़ेज़ आ जाता है कि आपकी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती, जितनी होनी चाहिए, बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स कि कभी-कभी आदमी मतलब फटीग हो जाता है, इंसान को थकान हो जाती है। अ, उसके अलावा मतलब वही है कि जो भी रीज़न्स हैं आपके, आपका एक डाउन पीरियड आता है थोड़ा-सा, अराउंड 1 वीक सबका आ जाता है कि जैसे मेंस के बाद नहीं होती लोगों की पढ़ाई। तो उसमें बस ये है कि आपको यू जस्ट हैव टू शो अप डेली। जस्ट ट्राई करते रहिए, भले ही ठीक है 10 घंटे नहीं हो रहे, 4 घंटे कर लीजिए, 3 घंटे कर लीजिए, बट करिए। तो उससे एक कंसिस्टेंसी बनती है कि आपकी पढ़ाई का एक फ्लो बना रहता है, वो टूटता नहीं है। एंड सेकेंडली अगर आपको कंसिस्टेंसी में इश्यू आ रहा है तो फिर मतलब मैं ऐसे करता था कि मैं अराउंड 45 मिनट पढ़ता था, 15 मिनट का ब्रेक ले लेता था। तो ऐसे पढ़ाई और ब्रेक के उसमें एक मतलब थोड़ा-सा ब्रेक भी हो जाता है, फिर पढ़ाई भी हो जाती है। तो उस हिसाब से फिर उतना एक बोरियत हो गई या एक मोनोटोनस जो हो जाता है थोड़ा पढ़ाई करते हुए, वो नहीं रहता। ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ी-सी मेरी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पहले थोड़ा बता देता हूँ। सो प्रीलिम्स मैंने 4 अटेम्प्ट में 4 बार निकाली है, तो पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। सो प्रीलिम्स का पहले ये देखिए कि प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ स्किल एज़ वेल एज़ अ गेम ऑफ चांस, क्योंकि प्रीलिम्स में आप आपके बेस्ट डे पर आपको 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पता होंगे। आपको उसमें थोड़ा-सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको इंटेलिजेंट गेसेस मारने पड़ेंगे, तभी प्रीलिम्स क्लियर करने का एक चांस रहता है, क्योंकि आजकल मतलब पिछले कई वर्षों से 5-6 साल हो चुके हैं, प्रीलिम्स के पेपर बहुत ही रैंडम बनते जा रहे हैं। तो मैं ये बताऊँगा कि प्रीलिम्स के आपके 4-5 मेन पिलर्स हैं, आप उन पे पहले फ़ोकस करिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी के जो स्टैटिक क्वेश्चंस रहते हैं कि मनी बिल हो गया या जो भी कोई प्रोसीजर हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं, इनका जो भी प्रोसीजर है, इन पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और ऐसे सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। सो एक आपका हो गया प्रीलिम्स, अ, सॉरी पॉलिटी। पॉलिटी के बाद सेकंड जो मेरा था वो था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बिकॉज़ फॉरेस्ट का कॉमन रहता है विथ सिविल जो प्रीलिम्स है। तो एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है और पिछले कई सालों से और ज़्यादा बढ़ चुका है एनवायरनमेंट का वेटेज। तो एनवायरनमेंट पर भी फ़ोकस काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। थर्ड हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी अ, ऐसे कुछ क्वेश्चन्स रहते हैं, मतलब मैं इनमें करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्टैटिक की बातें कर रहा हूँ। सो स्टैटिक में कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो हर साल घुमा-घुमा कर सेम कॉन्सेप्ट ही आता है, जैसे रेपो रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। वो हर दूसरे-तीसरे साल 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं उनके, और जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, बट या तो क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेते हैं या फिर किसी और वे में पूछ लिया जाता है।
और फोर्थ था मेरा साइंस एंड टेक। तो अगेन बिकॉज थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है तो उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई थी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मैंने ऐसे बनाए थे कि मतलब इसमें मिनिमम गलतियाँ करनी है मुझे, बाकी फिर देखेंगे। इसमें भी मैं स्टैटिक का बोल रहा हूँ, तो आप इसके मतलब इसके अराउंड 30-35 सवाल हो जाएँगे। उसके आगे फिर आपका थोड़ा-सा लक है और आपकी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी है। सो मतलब प्रीलिम्स का मेन ये है कि आपको जो लोग सब सही कर रहे हैं वो वो गलत नहीं करना है इन एनी केस। बिकॉज अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप पहले ही 2-3 नंबर पीछे जा चुके हो बाकी सबसे, क्योंकि मतलब जिन लोगों का जो एक कंपटीशन वाला एक वो है, उनका सबका सही होने ही वाला है वो। तो आप पहले ही पीछे हो गए, तो जहां पर आपको थोड़ी सी लक की जरूरत है, आप मतलब और डिपेंडेंट हो गए हो ऑन ऑन लक, बिकॉज आप एनीवे यू आर 2 मार्क्स बिहाइंड। सो मेन ये है कि आपको जो हाथ के क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो गलत नहीं करने हैं इन एनी केस, क्योंकि ये ब्लंडर होता है। एंड अगर आपने सारे इजी क्वेश्चंस या मैनेजेबल क्वेश्चंस जो स्टैटिक पार्ट के आते हैं अगर वो कर लिए, उसके साथ आपने थोड़े बहुत करंट के कर लिए या इस बाकी जो थोड़े से वेग से या कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं उनको कर लिया, तो प्रीलिम्स क्लियर होने का काफी अच्छा चांस रहता है। दूसरा, एंड अगेन मतलब मैं वापस ये डिस्क्लेमर दूंगा कि दिस इज समथिंग जो मेरे लिए वर्क कर गया है, जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए वर्क करे। तो मतलब आप मेरी बात सुनिए, बट थोड़ा अपने हिसाब से ट्वीक कर लीजिए। दूसरा रहता है कि अब जैसे मेरा था कि मैं अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करता था प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको एक वो चाहिए रहता है कि आपको सबसे ज्यादा मौका देना है टू गेट सिलेक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 70 सवाल करके आऊँ, जिसमें से लेट से कि मेरे 35-40 आई नो फॉर श्योर मेरे सही हैं, बट बाकी के 30 मैंने एलिमिनेशन करके या जैसे भी करके अटेम्प्ट करने का ट्राई करा है, तो मैं अपने आप को उतना चांस नहीं दे पा रहा हूँ। वर्सेस में अगर 90-92 करके आ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को 20-22 क्वेश्चंस की और ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस दे रहा हूँ। सो मेरा यही स्ट्रैटेजी थी। मतलब मैं आपको जैसे आप क्रिकेट अगर देखते होगे तो क्रिकेटिंग टर्म्स में मेरा था कि जैसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में खेला था 2023 वाले, कि या तो एकदम मारो या तो आउट हो जाओ। तो मेरी भी सेम स्ट्रैटेजी थी कि मतलब मुझे उतना मैटर नहीं करता था कि मेरा 2 नंबर से छूट रहा है या 20 नंबर से छूट रहा है, क्योंकि अगर आपका 2 नंबर से मिस हो रहा है या फिर आपका 20 नंबर से मिस हो रहा है प्रीलिम्स, तो आपका मिस हो रहा है। मतलब वो आप थोड़े दिन आपको लगेगा कि हाँ, दो ही नंबर से छूटा। तो आप उसके डर में मत रहिए मेरे हिसाब से। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा मौका दीजिए, इसलिए। एंड इसमें यही मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब अंधाधुन कुछ भी आप मतलब तुक्के मार दिए या कुछ भी कर लिया, वैसा नहीं करना। इंटेलिजेंट गेस करने हैं। अब जैसे इस केस में आपको बोलूँ तो मेरा एवरेज अटेम्प्ट यूज्ड टू बी 90-95। उसमें अब जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई आइडिया ही नहीं है, वो छोड़ देता था मैं, क्योंकि मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट अब जैसे कोई स्कीम का क्वेश्चन हो गया या कोई वैसा क्वेश्चन हो गया, तो उसको आप थोड़ा वैसे कर सकते हैं। अ, फिर दूसरा है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि प्रीलिम्स में काफ़ी सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जैसे एनवायरनमेंट में अगर मैं आपको बोलूँ तो रामसर साइट हो गई, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये सारे जो प्लेसेस इन न्यूज़ जो रहती हैं, ज्योग्राफी की प्लेसेस इन न्यूज़ हो गई, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए कि जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसकी आती है, इस टाइप की जो भी रिपोर्ट्स हैं, जीआई टैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के 15 दिन पहले करना शुरू करते हैं। 15 दिन पहले लोग ये इसको ट्राई करते हैं कि अच्छा हाँ, अब हम इसको मग अप करते हैं और अगर किस्मत रही तो प्रीलिम्स में वी विल बी एबल टू आंसर इट। मेरी इसमें स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं इन चीज़ों का मैंने कंपाइलेशन बना लिया था और मैं इनको रोज़ पढ़ता था, रोज़ रात सोने से पहले। तो रोज़ रात सोने से पहले मेरा हमेशा रामसर साइट, मतलब जो सारी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं आपकी, जीआई टैग हो गए, डांसेस हो गए, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मतलब ऐसा है कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। उसमें आप ऐसे उतना कुछ कर नहीं सकते। तो ये मैं रोज़ प्रिपरेशन करता था। इसकी रोज़ आधा पौना घंटा, 1 घंटा आप दीजिए तो इनफ रहता है रात को सोने के पहले, क्योंकि तब तक एनीवे थकान हो जाती है, तो और कुछ एनीवे आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का तब उतनी हिम्मत रहती नहीं है। तो ये मैं करके सोता था हमेशा। तो इसमें मतलब मैं आपको बोलूँगा कि मेरे 4 प्रीलिम्स में मुझे कम से कम
8-9 क्वेश्चंस का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सीधे-सीधे क्वेश्चंस आते थे और बिकॉज़ इतनी मतलब 2-3 महीनों की प्रैक्टिस थी इन चीज़ों की वर्सेस 10-15 दिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को यही एंड में ही याद आता है कि हमको एंड में करना ही है। मुझे भी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एंड में करा था, सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मैंने थोड़ा ये किया था कि नहीं मतलब अब रोज़ करते हैं इस चीज़ को। अ, उसके अलावा टेस्ट का प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब टेस्ट में ऐसा है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ करी थी। मतलब आप टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए या कहीं से मिल जाती हैं, फ्रेंड्स में शेयर हो जाती हैं। और तो प्रीलिम्स में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1 टेस्ट पर डे करता था मैं। एंड टेस्ट्स के थ्रू भी आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में भी जो कोचिंग वाले रहते हैं वो थोड़े से वेग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिनका मतलब आपने कहीं कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो उसका भी आप सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स रिवाइज होता जाता है। सेकेंडली जो आपका ये है क्या बोलते हैं, सो आपका करंट अफेयर्स रिवाइज होता गया। सेकेंडली आपका जो एक रिवीजन होता है, सो फॉर एग्जांपल आप जैसे अगर पॉलिटी का टेस्ट कर रहे हो, तो पॉलिटी का टेस्ट मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि दिस इज फॉर समवन हु इज लेट्स से अपीयरिंग फॉर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली यूजफुल नहीं है। सो अब जैसे मुझे अब जैसे प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी है, अब मैं 1-2 बार पढ़ चुका हूँ पहले मेरे पहले अटेम्प्ट के लिए। अब मेरा लक्ष्मीकांत वापस पूरा पढ़ने का उतना ज़्यादा कुछ वो होने नहीं वाला हेल्प, क्योंकि मेरे को लेट से 85-90% लक्ष्मीकांत ऑलरेडी याद है। मैं वापस पढ़ूंगा, मैं 1-2 दिन लूंगा, मेरे 1-2 दिन मतलब खराब तो नहीं होंगे, बट मेरा टाइम कहीं और मैं इन अ बेटर वे यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं पॉलिटी का पेपर देता हूँ सिर्फ प्रीलिम्स का, और पॉलिटी के क्वेश्चंस देखकर उस टेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पर मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि मेरे लेट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक वीक है, मेरा गवर्नर का टॉपिक वीक है, या मेरा पार्लियामेंट का टॉपिक वीक है। मतलब बेसिकली आपके कहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स वाले सही हो रहे हैं सवाल, तो आपको उस टॉपिक को उतने ज़्यादा डेप्थ में या उतना ज़्यादा स्लोली और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। वर्सेस लेट से कि अगर मेरे 4 सवाल गलत हो गए पंचायती राज के, तो इसका ये मतलब है कि मेरे को पंचायती राज का टॉपिक ठीक से आता नहीं है, तो मुझे वो टॉपिक को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसकी लक्ष्मीकांत थोड़े बेटर वे में पढ़नी चाहिए। तो मैं थोड़ा ये रिवर्स इंजीनियर करके पढ़ाई करता था प्रीलिम्स की इन माय सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, कि पहले पेपर लगाया, पेपर के बेसिस पर देखा कि अच्छा मेरे वीक सेक्शंस क्या हैं, और उसको ज़्यादा ध्यान दिया, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको बस जल्दी-जल्दी आपने एक रिवाइज कर लिया। सो ये प्रीलिम्स का है। सीसैट का ठीक है, सीसैट के भी कुछ लोगों ने पूछ रखे हैं। सो सीसैट का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में तो मुझे उतना इश्यू नहीं था, क्योंकि मेरा वही था मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। थोड़े बहुत टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली थी और दे दिया था। 2023 था शायद जिसमें सीसैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर आ गया था। सो उसके बाद जैसे इस साल के सीसैट के लिए काफ़ी करी थी मेहनत, तो उसमें सीसैट का ऐसा रहता है कि आपका मेन चीज़ है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चंस ईज़ी हैं। तो क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सारे क्वेश्चंस मतलब आई डोंट थिंक कोई कर सकता है, मतलब अच्छे से 2 घंटे में कोई अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए 80 के 80 क्वेश्चंस इज़, आई फील इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सारे क्वेश्चंस के पीछे मत दौड़िए, पहले ही आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मैथ्स का कुछ मेजर टॉपिक्स हो गए, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे इवन जो डेटा इंटरप्रिटेशन और मेंटल एबिलिटी वाला रहता है, जो फैमिली रिलेशंस और ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, ये सारी डुएबल रहती हैं, मतलब इसमें गलती उतनी नहीं होती। बट अब जैसे नंबर सिस्टम हो गया, जिसमें रिमाइंडर वगैरह ढूँढना रहता है, इसमें थोड़ा-सा एक इश्यू आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट रहता है, और इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट तो ही हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। तो मैं तो बोलूँगा कि आप सीसैट में पहले ये करिए कि
आपके ईज़ी और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं जो टॉपिक्स, उनको पहले करिए और उसके अलावा फिर टाइम बचता है तो आप फिर बाकी के टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब एक्चुअली पेपर देते हैं तो पेपर देने के लिए यू शुड at least do one mock of CSAT every week. I would say if you have issues in CSAT, तो एक संडे को जैसे लगा लिया CSAT का एक मॉक, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, आपको पता भी पड़ गया कि अच्छा ठीक है कैसे क्या हो रहा है। और दूसरा है कि थोड़ी सी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि जैसे आपका जो कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं तो कॉम्प्रिहेंशंस थोड़े से मतलब आजकल बहुत लंबे लंबे देने लग गए हैं कॉम्प्रिहेंशंस, तो उसमें थोड़ा सा एक वो रहता है कि मतलब कि अब इसमें काफी टाइम चला जाता है, तो इसमें भी फिर कॉम्प्रिहेंशंस आप हंट करिए कि जो कॉम्प्रिहेंशन छोटा है, जैसे कुछ कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो लेट से 6-7 लाइन के भी हो जाते हैं कभी कभी, नहीं तो कुछ कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो आधे आधे पेज के हो जाते हैं। तो इस मतलब मेन चीज इन सीसैट इज आई वुड से टाइम मैनेजमेंट एंड योर एबिलिटी टू पिक द करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोलूँ अगर किसी को अगर 5-6 घंटे दे दिए तो ऑलमोस्ट काफी लोग सीसैट कर लेंगे। सीसैट में इशू स्पीड का है और टाइम का ही आता है, तो सीसैट के लिए तो मेरा मेनली ये था। अब ठीक है, मतलब मैं अब आपके थोड़े क्वेश्चंस का देख लेता हूँ। मोटिवेशन का मैं बोल दिया था, कंसिस्टेंसी का बोल दिया था। पीवाईक्यू से एनालिसिस का ऐसा रहता है कि पीवाईक्यू इवन इन बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस, पीवाईक्यू इज द बेस, बिकॉज आपका इस एग्जाम में सिलेबस इज कंप्लीटली, मतलब सिलेबस इज डिफाइंड, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े वेग आते हैं। मतलब आप ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर जैसे एक बुक नहीं है कि आप इस बुक से पढ़ाई करके आप क्लियर कर लेंगे। तो आपको एक पीवाईक्यू एक मतलब एक गाइड की तरह काम करते हैं कि अच्छा ठीक है आपको इस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में भी आप थीम्स हंट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये लोग इस वे में पूछ रहे हैं, कि जैसे एक बार हुआ है कि जैसे रिपोर्ट्स इंडाइसेस आ गई, तो आपको एक वो आ गया कि ठीक है अब मेरे को नेक्स्ट टाइम से ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना है कि इनकेस ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो वो करना है। स्कीम्स हो गई, तो स्कीम्स को आप ये देखिए कि स्कीम्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे विजन का जो PT 365 होता है, जो उसमें स्कीम्स का डॉक्यूमेंट रहता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो मैंने जैसे कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें जैसे जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देंगे पूरा पूरा पढ़ने में और पूरा पूरा याद रखने में। इसके बजाय आप ये देखिए कि अच्छा क्वेश्चंस का तरीका क्या है। मेनली क्या होता है स्कीम का, कि स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर है, कौन से डिपार्टमेंट की है, मतलब कौन से मिनिस्ट्री की है, और टारगेट ग्रुप कौन सा है, जो आपके बेनिफिशियरीज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। मेनली ये 3 चीज़ें रहती हैं। कभी कभार थोड़ा सा कुछ एक डिफिकल्ट आ जाता है, जैसे आई थिंक अनीमिया मुक्त भारत या किसी का कुछ आया था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, तो इसमें उस मतलब उसमें फिर वो तो रहता है कि आपका बेस्ड ऑन योर लक, या आपका जैसा भी रहता है कि इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट या जो भी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मेनली पीवाईक्यू के थ्रू आपकी आपको कहाँ से क्या और कितना पढ़ना है ये आइडेंटिफाई करना है। मतलब आई वुड से कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन दिस एग्जाम, अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है, इज फर्स्ट कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट शायद एक गलत दिशा में करते हैं, क्योंकि वही है कि आप जैसे आपने पीवाई को एनालाइज नहीं करे, आप कुछ और ही पढ़ने बैठ गए जिसका चांस नहीं है उतना आने का, तो आपकी थोड़ी सी वो मेहनत वेस्ट जा रही है। तो इसके लिए आपको यही देखना है पीवाईक्यू के बेसिस पर कि ठीक है मुझे किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। अब जैसे मैं बोलूँ तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर का कोई मतलब उतना कुछ थीम है ही नहीं, वो बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कितना भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया हो आप उतना नहीं कर पाओगे। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का भी सेम है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो कभी सुने भी नहीं है कभी पढ़े भी नहीं है, इसमें आप इतना इंटेलिजेंट कुछ गेस वर्क भी नहीं मार सकते। तो मतलब मेरा ऐसा था कि ठीक है मैं देखता था कि ठीक है मतलब एंशिएंट मेडिवल के लेट से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चंस के पीछे दौड़ने के लिए मैं एक पूरा हफ्ता एंशिएंट मेडिवल को नहीं दे रहा।
मैं एंशिएंट मेडिवल 1-2 दिन में पढ़ूँगा और फिर मैं अगर कोई डिफ़िकल्ट आता है तो मैं छोड़ दूँगा और मैं बाकी के टॉपिक्स पर फ़ोकस करूँगा क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 हफ़्ता एंशिएंट मेडिवल को दूँ वर्सेस 1 हफ़्ता मैं पॉलिटी को दूँ, तो एंशिएंट मेडिवल के जिसके 5 सवाल आ रहे हैं, पॉलिटी के जिसके 20 सवाल आ रहे हैं। तो जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो पॉलिटी में ज़्यादा है क्योंकि पॉलिटी के मेरे रिविज़न के बेसिस पर क्वेश्चन्स थोड़े से डूएबल आएँगे वर्सेस एंशिएंट मेडिवल व्हिच विल बी वेरी रैंडम। तो किसी लड़के ने अगर लेट्स से 1 हफ्ता एंशिएंट मेडिवल पढ़ा है और मैंने लेट्स से एक्सट्रीम केस भी अगर अपन डिस्कस कर लें कि मैंने पढ़ा भी नहीं है एंशिएंट मेडिवल, तो भी हम दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स और वैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि आपके जो रेगुलर सोर्सेज़ हैं, जो जहाँ से सब पढ़ते हैं, उनमें वो नहीं दिया हुआ है। तो ये है पीवाईक्यू का। मेंस का भी सिमिलर रहता है कि मेंस के पीवाईक्यू से आप एक थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस माँग रहे हैं वो लोग। एंड मेंस का थोड़ा-सा एक वो रहता है कि मेंस के क्वेश्चंस और मेंस की थीम्स थोड़ी-सी आर ऑन मोर प्रेडिक्टेबल लाइन्स। इट इज़ नॉट लाइक प्रीलिम्स की थोड़ा-सा रैंडम हो जाएगा। तो मेंस में भी मेन वही है कि आपको थीम्स गेस करते आनी चाहिए कि इस साल अच्छा चलो ये आ सकता है कि जैसे गवर्नर का न्यूज़ में जैसे चल रहा है तो हो सकता है गवर्नर आ जाए। जैसे इस साल क्वेश्चन तो नहीं आया था बट जैसे लास्ट ईयर था तो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का शायद से क्वेश्चन आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें भी था क्योंकि उनका कुछ तो हुआ था, कुछ तो न्यूज़ में आ रहा था। तो एक वो था कि हाँ ठीक है मतलब ये आ ही जाएगा। मिशन कर्मयोगी इतने वर्षों से न्यूज़ में चल रहा है, मिशन कर्मयोगी के आई थिंक इस साल 2 या 3 सवाल आए थे। तो मेंस का भी एक वो है कि आप जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे या पिछले 2-4 सालों के आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो करंट से लिंक्ड रहता है मतलब वो पूछते स्टैटिक और करंट का मिक्सचर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो मेंस का भी मतलब ऐसा ही सिमिलर पैटर्न पर ही रहता है। फिर पीवाईक्यू हो गया। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट मतलब डायरेक्टली नहीं होते बट हाँ इनडायरेक्टली हो जाते हैं। मेंस में तो हो ही जाते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कुछ ईयर्स में। प्रीलिम्स में भी कभी-कभी ये होता है कि अच्छा हाँ, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको एक और बोलूँगा कि मतलब मैंने जैसे एक एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें स्पेशली फॉर एंशिएंट मेडिवल मतलब एंशिएंट मेडिवल का सोर्स ऑफ पढ़ाई आफ्टर माय प्राइमरी सोर्स वाज ओनली पीवाईक्यूज एंड ये मैं सारे मतलब एंशिएंट मेडिवल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सो अब जैसे आपको अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने पिछले साल का कोई क्वेश्चन देखा, आपको वो नहीं आया, आप उसको थोड़ा-सा गूगल करिए, आप उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके साथ ही जो बाकी के ऑप्शंस हैं उस क्वेश्चन के, आप उनको भी गूगल करके उनका भी मीनिंग देखिए। तो अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो एक क्वेश्चन था आई डोंट रिमेंबर द ईयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्ध ऐसा करके कुछ तो क्वेश्चन था जिसका आंसर मैत्रेय था। पर उसमें जो बाकी ऑप्शंस थे वो पद्मपानी, अवलोकितेश्वर और बाकी भी 2 और थे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अवलोकितेश्वर और पद्मपानी नहीं पता कौन है, तो मुझे उनको गूगल करके रख लेना चाहिए और एक जगह लिख लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो अगले साल उस क्वेश्चन उस वर्ड पर क्वेश्चन आ जाए। ये मतलब इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बट ये हो चुका है मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आपका एक किसी पर्टिकुलर गलत ऑप्शन का क्वेश्चन बनाकर उन्होंने नेक्स्ट ईयर दे दिया। तो आपका पीवाईक्यू की एनालिसिस इस टाइप से भी होनी चाहिए कि आपके जो ऑप्शंस गलत हैं, वो गलत क्यों है या फिर उनका मीनिंग क्या है, आपको ये भी थोड़ा देखना है। ठीक है? ऑप्शनल मैंने बता दिया फिज़िक्स है। मैथ्स ऑप्शनल हाँ, मैथ्स ऑप्शनल भी मतलब इट्स अ वेरी स्कोरिंग ऑप्शन मतलब एंड आपका अगर बैकग्राउंड है मैथ्स में, तो मतलब डेफ़िनिटली मैथ्स ऑप्शनल परस्यू करना चाहिए। काफ़ी बहुत प्रीवियस ईयर्स से काफ़ी लोग मैथ्स ऑप्शनल लेकर आर गेटिंग एक्सट्रीमली गुड रैंक्स। अ, तो एंड मैथ्स ऑप्शनल एंड अगेन साइंस ऑप्शनल का एक ये थोड़ा फ़ायदा रहता है कि अ, थोड़ा-सा बाइनरी होता है मतलब अगर आपका सही है तो आपका सही है, आपका गलत है तो गलत है। तो एक आपको थोड़ी-सी स्टैंडिंग समझ आ जाती है कि हाँ, मतलब मैं कितना अच्छा हूँ कर रहा हूँ या कितना बुरा कर रहा हूँ। और दूसरा है कि साइंस ऑप्शनल्स ओनली इम्प्रूव विथ टाइम
क्योंकि आप सेम चीज़ बार-बार पढ़ रहे हैं, मतलब जो मैथ्स 3 साल पहले थी वो आज भी वही रहेगी, वो कुछ चेंज नहीं हो जाने वाली। सिमिलरली फॉर फिज़िक्स, कि फिज़िक्स भी जो 3 साल पहले था वो आज भी वो सेम ही रहेगा। प्रीलिम्स में स्टैटिक सो स्टैटिक फॉर प्रीलिम्स का से मेरा ये मतलब है कि जैसे मैंने पॉलिटी का एग्जांपल दिया था कि आपका लेट्स से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का क्या प्रोसीजर है। सो दिस इज अ स्टैटिक पार्ट। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज का क्या प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, या फिर प्रीएम्बल में क्या-क्या है, फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, दीज आर ऑल स्टैटिक क्वेश्चंस। सिमिलरली इकोनॉमी में एनवायरनमेंट में हो गया, एनवायरनमेंट में आपका इकोटोन, नीश, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, फूड वेब, फूड चेन, ये सारी चीजें ये स्टैटिक है, मतलब ये आपका कोर कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली इकोनॉमी का स्टैटिक आई वुड से हो गया रेपो रेट, इन्फ्लेशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वेश्चन आते हैं कि इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मतलब बैंक रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये स्टैटिक है एंड इसको आपको गलत नहीं करना चाहिए। मतलब क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि 90% ऑफ द पीपल इस क्वेश्चन को करेक्ट करके ही आएंगे। तो यू आर, मतलब इसमें ये हो गया है कि आपका आपको लेट से 90 मार्क्स लाने हैं फॉर एग्जांपल सेफ साइड। अब 90 मार्क्स लाने के लिए आप -2 से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पहले पीछे हो चुके हो जब बाकी सब लोग +2 पर हैं। तो 4 नंबर का गैप आ गया है अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो। अ, ठीक है। सीसैट प्रॉब्लम, सीसैट का वही है कि मतलब मुझे पर्सनली, मतलब एंड फॉर्च्यूनेटली मुझे उतना ज़्यादा इश्यू नहीं आया था। लास्ट ईयर आया था थोड़ा इश्यू, थोड़ा मेरे को लगा था कि हाँ मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। बट सीसैट का मैं यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनको सॉल्व करो, उनके अलग-अलग सॉल्यूशंस ढूँढो। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में आपका सॉल्व करने का तरीके हो सकता है कि आप किसी वे में सॉल्व कर रहे हो लेट से 2 मिनट में, कोई और सॉल्व कर रहा है आधे मिनट में। तो आपको ये भी ढूँढते आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आधे मिनट वाला सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। तो एक वो हो गया। दूसरा है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब पिछले 15-20 साल, 25 साल जितने, जहाँ तक के सीसैट के पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सीसैट में भी थीम्स वही रहती हैं, मतलब वो चेंज नहीं होता। तो आपने टॉपिक वाइज़ कर लिए, जैसे जो थोड़े से हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं, वो कर लिए, तो आपको फिर उतना इश्यू नहीं आएगा। तीसरा कि सीसैट में अननेसेसरी रिस्क्स मत लीजिए। मतलब आई वुड से कि अ, 50-55 भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए सीसैट में, तो इन केस अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो यू हैव अ डिसेंट चांस ऑफ क्वालिफाइंग सीसैट। तो उसमें मतलब वो इशू नहीं रहेगा। तो स्पेसिफिकली सीसैट के लिए मैं, मतलब ऐसे कुछ कोचिंग वगैरह तो आई वोंट रिकमेंड, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। बट मेनली तो प्रैक्टिस का ही है कि अगर आपको एक लग रहा है कि मतलब यू डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस, तो यू शुड, आई वुड से, डिवोट अराउंड 1 आवर, 1 एंड हाफ आवर्स एवरी डे टू सीसैट। अगर जैसे आपका 2 साल से अगर सीसैट में इशू आ रहा है, एंड काफ़ी लोगों का आ रहा है, मतलब अभी क्योंकि सीसैट का लेवल एकदम से इन्होंने चेंज कर दिया है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो इसमें अगेन जो मैं पहले रिपीट कर रहा था कि आपको क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई करते आने चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं है। अब जैसे वर्क एंड टाइम वाला जो रहता है कि 5 लोग 5 दिन में कर लेंगे, तो जैसे जो ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, स्पीड वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रेन वाले जो पूछते हैं ये लोग, फिर आपका वॉच वाला क्वेश्चन हो गया कि घड़ी का काटा और मिनट्स के कांटे का बीच में व्हाट इज द एंगल एट अ गिवन टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चंस का ऐसा है कि इनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, बस वैल्यू चेंज होती रहती है। आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बेसिस पे आपने अगर वो कर लिया, ये हर साल क्वेश्चन आएगा। और आपको अगर आता है, कैलेंडर वाले जैसे क्वेश्चन हो गए, तो कैलेंडर वाले अगर आप बिना कॉन्सेप्ट समझे करने जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि फिर वो बहुत आपको काउंट करके करना पड़ेगा। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका 2 मिनट में हो जाएगा। किस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आते हैं? यार ऑप्शनल का आई वुड से ऐसा नहीं है कि किसी ऑप्शनल में ज़्यादा आते हैं या किसी ऑप्शनल में कम आते हैं।
जितना मुझे पता है मतलब देयर इज़ अ स्केलिंग व्हिच हैपेंस जो यूपीएससी करवाती है। सो आई डोंट थिंक कि ऑप्शनल का स्कोर के हिसाब से आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। अ, आपका जैसे मैंने बोला कि आपका जो इंटरेस्ट है उस दैट शुड बी द प्राइमरी मोटिव ऑफ यू टेकिंग दैट ऑप्शनल। जैसे मैं पहले भी बताया था कि मतलब एक मेरा इंटरेस्ट था, सेकंड हो गया एक ओवर मतलब जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ। एक हो गया इंटरेस्ट, एक हो गया ओवरलैप, एक हो गया ओवरलैप विद जीएस हो गया कि जैसे मतलब पीएसआईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस ओवरलैप्स विद जीएस 2 तो आपका 50 नंबर साथ में प्रेप हो रहा है। थर्ड हो गया कि कितना टाइम लग रहा है ऑप्शन में। सो फॉर एग्जांपल फिजिक्स जैसे मेरा ऑप्शनल है, उसको अराउंड 5-6 महीने लगते हैं अच्छे से प्रिपेयर करने में। बट एट द सेम टाइम एंथ्रोपोलॉजी जैसा ऑप्शनल है, वो अराउंड 2 ढाई महीने में लोग कर लेते हैं। तो थर्ड ये हो गया कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। फोर्थ हो गया कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, कोई सीनियर है क्या जिसके नोट्स हैं क्या, या कोई गाइड करने वाला है क्या। क्योंकि अब जैसे अगर आपने थोड़ा सा एक यूनिक सा कोई ऑप्शन ले लिया तो उसमें उतने लोग नहीं रहते। तो मतलब मैं बोलूँगा कि मार्क्स की जगह आप इसके पीछे जाइए कि ये जो फैक्टर्स हैं, एक मेरे लिए जैसे एक और फैक्टर था कि अब जैसे मुझे थोड़ा-सा एक ब्रेक चाहिए रहता था फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर बहुत टाइम तक लेट्स से जीएस 2 पढ़ लिया और मैं ऑप्शनल में भी पीएसआईआर या पबैड या ऐसा कुछ पढूँ, तो मेरे लिए सिमिलर ही लगेगा, मुझे वो सब्जेक्ट कंटेंट थोड़ा-सा सिमिलर लगेगा। तो इसलिए जैसे मैंने अगर फिज़िक्स लिया था, तो फिज़िक्स में मेरे लिए वो एक थोड़ा-सा एक नई चीज़ जैसी हो जाती थी कि अच्छा ठीक है, थोड़ा अपन ने मैथ्स को मतलब सॉल्यूशन हो गया, नंबर्स दिख गए थोड़े। तो एक वो भी मेरा फैक्टर था कि एक थोड़ी पढ़ने में भी एक वैरायटी बनी रहे। अ, फिर एक सेकंड। सीसैट का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मेंटल हेल्थ का अ, हाँ, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि मतलब मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। एंड मतलब इस पूरी जर्नी में कभी-कभी मतलब इंसान मेंटल हेल्थ को सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर देता है क्योंकि हम लोग ऐसे ही रेस में इतना दौड़ते रहते हैं कि आप खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आई वुड से कि आपकी मेंटल हेल्थ एंड इवन योर फिजिकल हेल्थ मतलब जैसे मैं भी काफ़ी मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रिपरेशन। तो आपको इस पे भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम का पीरियड तो इट्स समथिंग जो आपकी लाइफ में 4-5 साल रहेगा। बट ये जो आपकी मेंटल हेल्थ है और ये फिजिकल हेल्थ है, ये आपको लाइफ टाइम इम्पैक्ट करेगी। तो आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए। आपको अगर थोड़ा इफ़ यू आर फीलिंग डाउन तो मतलब यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स या आपके कोई फ्रेंड्स हों, या अगर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीक करिए। बिकॉज़ मैं वही बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम में होता है बहुत बार एंड मतलब मेरे साथ भी हो चुका है कि हाँ, कभी-कभी मैंने जैसे पहले बोला था कि एक फ़ेज़ आ गया कि 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, पढ़ाई ही नहीं हो रही कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बहुत अ, टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एक डर सा लग रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है। तो ये इन सबको मैनेज करने के लिए थोड़ा-सा आपको मतलब इस एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अब लेट्स से कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मेरे को इश्यू आ रहा है एंड मैं कोप अप शायद नहीं कर पा रहा, तो इट इज़ बेटर टू लेट्स से टेक अ ब्रेक फॉर 3-4 डेज़। आपने ब्रेक ले लिया, आप लेट्स से कहीं शायद घूम आए या आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ गए या आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपने टाइम स्पेंड कर लिया। तो आपको एक थोड़ा-सा एक रिफ्रेश हो जाता है इंसान, थोड़ा एक रिचार्ज हो जाता है। उससे काफ़ी मतलब एक बूस्ट मिलता है रादर दैन आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं अकेले, आप उन्हीं थॉट्स में मतलब आपका दिमाग चल रहा है, आप टेंशन में बैठे हुए हो, आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो इसमें ये होगा कि ना तो आपकी पढ़ाई हो रही है और ना ही आपका जो स्ट्रेस है या जो एंग्ज़ायटी है, वो एड्रेस हो पा रही है। तो आई वुड से कि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर दिस एग्ज़ाम।
जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इग्नोर्ड है अनफॉर्च्युनेटली। तो मतलब उस पे भी ध्यान देना चाहिए एंड मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू शुड टॉक टू पीपल। करंट के लिए मतलब आई वुड से आप एक कोई भी मैगज़ीन उठा लीजिए, सारी सिमिलर ही है, मतलब ऐसा कुछ बहुत फ़र्क नहीं है मैगज़ीन्स में। एक मैगज़ीन उठा लीजिए पर आपके सोर्स मिनिमम रखिए। मतलब डोंट चेज़ टू मेनी सोर्सेज़ कि हाँ, मैं इसकी भी मैगज़ीन कर लूँ, मैं इसकी भी मैगज़ीन कर लूँ। उसमें आप करेंगे तो ये होगा कि अ, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। वो जो डिफरेंस रहेगा वो हार्डली 5-10% का रहेगा एंड वो 5-10% के पीछे दौड़ने के लिए यू विल एंड अप वेस्टिंग 2-3 डेज़ मोर। कि लेट्स से मैंने पीटी 365 पढ़ी या मेंस 365 पढ़ी किसी एक कोचिंग की। मैंने 1-2 दिन में वो पढ़ा। अब मेरा कोई दोस्त है, वो कोई और पढ़ रहा है। अब उसमें भी क्या बोलते हैं कि उसमें 5-10% का हार्डली डिफरेंस रहेगा। तो आपको मतलब किसी भी एक कोचिंग को देख लीजिए, जनरली जो पढ़ते हैं उसको भी कर सकते हैं। उस बेसिस पे आप करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स थोड़ा-सा एक बन जाएगा, क्योंकि एक तो मतलब एक वो है कि करंट अफेयर्स का जो कोचिंग मैगज़ीन्स में आता है और जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आता है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है नहीं। मतलब उसमें रहता ही है इश्यू। तो आई वुड से कि एक मैगज़ीन पकड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रेप कर लीजिए। बाकी की आप प्रेप आई वुड से कि रादर दैन गोइंग फॉर मल्टीपल करंट अफेयर्स, गो फॉर मल्टीपल टेस्ट सीरीज़। कि आपने मल्टीपल टेस्ट पेपर्स देख लिए और उसके क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मतलब अपन जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स करते हैं, उनके बहुत बार क्वेश्चंस उनके ही मैगज़ीन से बना के दिए जाते हैं। तो आपने अब जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोचिंग का आपने मैगज़ीन पढ़ ली, तो आई वुड से कि किसी और कोचिंग का आप टेस्ट दीजिए। तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये लोग इन करंट चीज़ों को पूछ रहे हैं। अ, ठीक है, मेन स्ट्रैटेजी अ, मेन स्ट्रैटेजी और आंसर फ्रेमवर्क का वही है कि मतलब मेनली मेंस में अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस ज़्यादा टेस्ट होती है रादर दैन योर मतलब फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा-सा प्रीलिम्स में ज़्यादा टेस्ट होता है। सो मेनली मेंस के लिए ये रहता है कि आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी है एंड मेरा ऐसा रहता था कि मैं अपने मतलब जो नोट्स होते थे, वो मेरे ऐसे रहते थे कि मैं 2-2 पेजर बना लेता था हर टॉपिक के लिए एंड वो हर टॉपिक मतलब पूरा तो कवर हो नहीं सकता क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है। बट आपका जो टॉपिक इन न्यूज़ चल रही है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन टॉपिक इन न्यूज़ विथ अ लिंक टू योर स्टैटिक पोर्शन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे उत्तराखंड में जो ये हुआ था, जोशीमठ सबसिडेंस हुआ था। तो आप लैंड सबसिडेंस पे आपको एक 1-2 पेजर बना लेना चाहिए जिसमें आपको सब कुछ लिखना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लिख लिया कि अच्छा डेफिनिशन क्या है, ये लिख लिया एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, ये लिख लिया कि मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है, ये लिख दिया इम्पैक्ट क्या है, ये लिख दिया कि अ, कहीं कोई बेस्ट केस स्टडी है क्या? कि किसी पर्टिकुलर सिटी ने कुछ अच्छा इससे इसको प्रिवेंट किया या फिर अच्छा मिटिगेट करा या फिर अच्छा उसको एक रिस्पॉन्स दिया इन टर्म्स ऑफ देयर मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर। तो आप 2 पेजर 3 पेजर पे कोई अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है क्या? या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है क्या? या किसी कमिटी ने कुछ बोला है क्या? तो आपने अगर जैसे 2-3 पेज में अगर एक बना लिया, तो आपका वो टॉपिक हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड मेंस के आंसर में यही रहता है कि आपके आंसर फ्रेमवर्क में आपको मेनली एक तो क्वेश्चन डिमांड आंसर करनी रहती है, वो मेन रहता है। तो यू शुड आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन आपसे क्या माँग रहा है। उसके अलावा थोड़ा-सा अगर आपने डिमांड एड्रेस कर दी, उसके अलावा आपको थोड़ा-सा एक वैल्यू एडिशन करना है जो लेट्स से मेजॉरिटी लोग नहीं कर पा रहे। तो आपने अब जैसे जैसे मुझे याद है कि पेपर में फॉरेस्ट्री के पेपर में मुझे जैसे मैंग्रोव्स के बारे में पूछ लिया था कि मैंग्रोव्स को क्या थ्रेट है। तो थ्रेट टू मैंग्रोव्स इज़ द मेन क्वेश्चन। बट एंड ये मतलब सिविल के मेंस में भी सिमिलर रहता है। सो थ्रेट टू मैंग्रोव्स इज़ द मेन क्वेश्चन, बट मैंने इसमें मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स का मैप, मैंग्रोव्स कितना है आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, और एक डेटा कि मैंग्रोव्स का अभी इतना परसेंटेज लॉस हो चुका है पिछले 2 साल में। तो इसमें मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया, मैंने वैल्यू भी ऐड कर दी।
और अब ये सब मैंने आधे पेज में कर दिया, उसके बाद मैं बचे हुए 1 एंड हाफ पेजेस में आई विल नाउ एड्रेस द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, व्हाट इज़ द थ्रेट। अब वो थ्रेट लिख दिया, अब थ्रेट के बाद एंड में वापस अगेन थोड़ा-सा वे फॉरवर्ड लिख दिया कि अच्छा ठीक है, इसको किस तरीके से बचा सकते हैं, या फिर कोई और केस स्टडी है या कोई बेस्ट एग्जांपल है कि सुंदरबंस में इस तरीके से किया जा रहा है, तो आप वो लिख सकते हैं। अ, इंटरव्यू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी कॉर्डियल सा रहता है। उसमें अगेन वही है कि दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज एज सच, मतलब मेनली वो पर्सनैलिटी का ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, एंड वो पर्सनैलिटी थोड़ा आपके नॉलेज और आपके बोलने के तरीके से थोड़ा जज करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप मॉक इंटरव्यूज़ में रहता है वैसा मतलब मेरे हिसाब से उतना कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस अलग थे। तो इंटरव्यू मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत मतलब एक बहुत फॉर्मल और थोड़ा कॉर्डियल एनवायरनमेंट में इट इज़ अ वेरी नाइस टॉक ऑफ 30-40 मिनट, जिसमें वो लोग आपको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अगर आपको इन केस कुछ नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली से कि मतलब सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस और आई रीड मोर ऑन दिस। तो इंटरव्यू का वैसा रहता है कि मतलब आपने अगर मना भी कर दिया कि सॉरी मुझे ये चीज़ नहीं आती, या थोड़ा-सा कुछ बोल दिया कि अच्छा ठीक है, मतलब इफ यू अलाउ मी आई कैन ट्राई, तो उसमें वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते। वर्सेस अदर अगर आपने कुछ एक गलत चीज़ बोल दी, या आपने ब्लफ करने की कोशिश करी, तो उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ रहती है, क्योंकि उनको फिर लगता है कि ठीक है, मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट विथ हिमसेल्फ एंड टू अस। तो वैसा रहता है, मतलब इंटरव्यू हैज़ मतलब एक बहुत यूनिक और बहुत मतलब आप पूरे लाइफ याद रखोगे वैसा एक्सपीरियंस रहता है। अ, कोचिंग लगाना मतलब आई वुड से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी कोचिंग की। मुझे लगा था कि हाँ, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूँ, तो मैं मतलब समझ आ रहा है मुझे, मेरे को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। फिज़िक्स के लिए मैंने करी थी, बट जीएस के लिए मैंने कोचिंग नहीं करी थी। क्योंकि कोचिंग में एक वो रहता है कि आप पहले जा रहे हैं, आप कोचिंग में 4-5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप वापस घर आकर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक डुप्लीकेशन लगता है मुझे। बट इन केस मतलब इफ यू फील कि यू नीड सम एक्सटर्नल सपोर्ट, आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यू शुड गो फॉर कोचिंग। एथिक्स के प्रिपरेशन के लिए वही है, 2 पार्ट्स में रहता है। आपको केस स्टडी तो प्रैक्टिस से ही होता है, मतलब आप टॉपर के आंसर कॉपीज़ देखिए कि बाकी के जो सिलेक्टेड लोग हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं। आप उस हिसाब से फिर सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए कि आप खुद कैसा लिख पा रहे हैं, देन यू कंपेयर विद द जो टॉपर का आंसर है, कि कहाँ कितना गैप है। उसके अलावा आपको सारे डेफिनिशंस और सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ताकि आप उनको जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप यूज़ कर सकें, और सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सिर्फ यूज़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली, आपके एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत सटीक होने चाहिए, कि सही जगह पे सही एग्ज़ाम्पल लगना चाहिए। आपने कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम्पल लिख दिया तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो मेनली एथिक्स का ये रहता है कि मतलब योर स्टैटिक पोर्शन, मतलब जो कोर है थ्योरी, दैट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट यूज़ कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन इन केस स्टडी, तो केस स्टडी में अगर आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछ ली गई है, तो कोर्स ऑफ एक्शन में आपको ये भी बताना है कि अच्छा ठीक है, मैं किस एथिकल बेसिस पर ये एक्शन जज कर रहा हूँ, या ये मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो आपको उस एक्शन को आप एथिक्स के थियोरी के थ्रू भी थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप अभी क्लास 10th में हैं, तो आई वुड से अभी तो आप मतलब अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा यूपीएससी प्रिपरेशन करने का। अभी तो मतलब काफ़ी कॉलेज भी है, 11th-12th भी है, कॉलेज भी है। तो आई वुड से अभी तो आप थोड़ा और लाइफ एक्सप्लोर करिए, कॉलेज लाइफ में बहुत लर्निंग्स रहती हैं, वो देखिए। और आई वुड से अगर इफ यू आर सो कीन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आई वुड से थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज वुड बी अ डिसेंट टाइम टू स्टार्ट। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने भी अराउंड थर्ड फोर्थ ईयर से ही स्टार्ट करा था।
फिर एनसीईआरटी के साथ-साथ करंट अफेयर भी करना है। हाँ, सो एनसीईआरटी के साथ आपको मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 पोर्शन है, मतलब एक हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन शुड बी वेरी मतलब रॉक सॉलिड होना चाहिए कि आपके वो सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो आप पहले आई वुड से कि मतलब मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं स्टैटिक पे ज़्यादा फ़ोकस करता था, रादर दैन करंट क्योंकि करंट में ऐसा है कि आपने लेट्स से दुनिया भर का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ना भूल गए। या आपके जो भी सोर्सेस थे उसमें वो नहीं आई और उन्होंने उसी चीज़ का पूछ लिया। तो आपका सॉर्ट ऑफ जो बाकी पढ़ा हुआ करंट है, उसमें आपने इतना ज़्यादा इनपुट दे दिया पर आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिला। वर्सेस आपने स्टैटिक में अगर इनपुट ज़्यादा दिए तो आपको स्टैटिक गारंटीड देता है आउटपुट अगर आपका मतलब आप सिली मिस्टेक नहीं करते या आप कोई कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं करते। तो मतलब एनसीईआरटी इज़ मतलब हर कोई एनसीईआरटी ही पढ़ता है। खासकर जैसे ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी हैं। हिस्ट्री की अच्छी हैं एनसीईआरटीज़। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसके साथ थोड़ा-सा करंट अफेयर्स कॉम्प्लीमेंट करिए। आजकल थोड़ा ये हो गया कि अ, मतलब सब लोग करंट अफेयर्स के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मतलब मैं यही बोलूँगा कि अ, एंड जैसे मैंने पीछे आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिएवल के लिए भी बोला था कि मतलब इस एग्ज़ाम में आप मुश्किल सवालों के पीछे मत दौड़िए। आप पहले ये करिए कि आप आसान सवाल कंप्लीट करिए कि आप अपनी एक ये फाउंडेशन बना लीजिए कि अच्छा ठीक है, आसान सवाल मुझसे गलत नहीं होंगे। बिकॉज़ इफ वन्स यू आर इन दैट पोज़ीशन, ओनली देन रनिंग आफ्टर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस मेक सेंस। तो एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी और जो स्टैटिक है, वो आपको एक बेस बनाकर रखना है। उसके साथ-साथ करंट अफेयर्स शुड एक्ट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट, दे शुड नॉट एक्ट कि मतलब वो ओवरपावर नहीं होना चाहिए ओवर योर स्टैटिक पोर्शन। टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करना चाहिए? तो टेस्ट सीरीज का आई वुड से कि आपके ऊपर है, मतलब आपको जब कंफर्ट आता है। मैं जैसे मेरा प्रीलिम्स की मैं पढ़ाई करता था अराउंड फ़रवरी से मैं स्टार्ट करता था। अगर जैसे फ़रवरी मार्च के अराउंड से मैं प्रीलिम्स कर लेता था स्टार्ट और उसमें वही है कि मतलब वीकली टेस्ट लगा लिया या डेली टेस्ट कुछ जैसे 50 क्वेश्चन का कुछ कर लिया या क्या बोलते हैं सेक्शनल कुछ कर लिया। तो मैं उस टाइप से करता था, तो मेरा ऐसा कुछ टाइम फ्रेम नहीं थी टेस्ट सीरीज़ की। मैं एज़ एंड व्हेन जब मेरे को लगता था कि अच्छा ठीक है अब मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ, इसके साथ में मैंने क्वेश्चंस कर लिए, मैं उस तरीके से करता था। अ, करंट अफेयर्स कवर करने के लिए एक तो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर में पर आप उतना टाइम मत वेस्ट करिए। वेस्ट तो मतलब ठीक है, एक गलत शब्द हो जाएगा। उतना टाइम डिवोट मत करिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। 2 ढाई घंटा चला जाता है लोगों का। आई वुड से कि ट्राई टू फिनिश अप योर न्यूज़पेपर इन 1 एंड हाफ आवर्स। अ, उसमें नोट्स बनाने का जैसे कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। जैसे मैं नहीं बनाता था न्यूज़पेपर के नोट्स। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से लग रहा है कि आप मतलब यू वुड बी बेटर ऑफ विथ नोट्स और विदाउट नोट्स फॉर द न्यूज़पेपर। मेंस के लिए ज़्यादा सेंस बनाता है न्यूज़पेपर के नोट्स क्योंकि जैसे आपके जो ये हो गए ये हो गए एडिटोरियल्स जो रहते हैं, उसमें जो बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ रहते हैं, आप उससे अपना वैल्यू एडिशन करा सकते हैं आंसर्स में। बट प्रीलिम्स के लिए आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बताया था मेरे मेनली 3-4 सोर्सेज़ होते थे करंट अफेयर्स के। फर्स्ट वाज़ न्यूज़पेपर, सेकंड वाज़ अपना ये टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो करंट बेस्ड होते हैं, मैं करंट अफेयर्स वहाँ से रिवर्स इंजीनियर करके पढ़ लेता था कि जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया, कि एक कोई ग्लोबल बॉडी का कुछ क्वेश्चन आ गया, उसका मैंने सॉल्यूशन पढ़ लिया कि अच्छा इसमें ऐसा-ऐसा लिखा हुआ है और उस बेसिस पे मैं कर लेता था। थर्ड वाज़ एक मैगज़ीन पढ़ता था मैं। मैं पीटी 365 पढ़ता था। तो वो पढ़ के उसमें भी जो काम की चीज़ें हैं, उसको भी अगेन एकदम कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, उसको भी ऊपर-ऊपर से ही देखना है, उसमें भी ये देखना है कि अच्छा क्या काम का लग रहा है और मतलब कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई करनी है इसमें, खासकर प्रीलिम्स में क्योंकि आपको लिख कर नहीं आना है कुछ, जैसे मेंस में आपको लिख कर आना है। मेंस में आपको कॉन्क्रीटली पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में थोड़ा वो रहता है कि यू शुड जस्ट हैव अ वर्ड एसोसिएशन कि अच्छा ठीक है, ये मैंने कहीं तो कुछ तो सुना हुआ है। ऐसा-ऐसा
कुछ लग रहा है, तो उससे आपका आंसर आ जाता है प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के लिए। तो मेनली यही है, एंड मैं पहले भी जो मैं रिपीट कर रहा था वो यही करूँगा कि मतलब करंट अफेयर्स इज़ इम्पोर्टेंट बट करंट अफेयर्स इज़ नॉट एवरीथिंग। मतलब मेनली जो है वो ये है कि आपका स्टैटिक अच्छा होना चाहिए, तो ही आपका क्लियर होगा, खासकर प्रीलिम्स, बिकॉज़ करंट अफेयर्स इज़ ऑलवेज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू योर स्टैटिक पोर्शन, इट इज़ नॉट द मेन थिंग। तो पहले आप अपना स्टैटिक पे वो करिए और फिर उसके बाद ये करिए। फिर प्लान बी का प्लान बी का वही है, डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स कि मतलब आपकी क्या एज हो चुकी है, आपके कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके घर की क्या सिचुएशन है। सबके घर की अलग-अलग सिचुएशन रहती है। कुछ लोगों के पास एक वो रहता है प्रिविलेज कि मतलब जैसे बिना जॉब किए सस्टेन हो रहा है घर पे। कुछ लोगों के पास वो नहीं रहता। फिर बाकी के जो खर्चे हैं, कि जैसे कुछ लोग दिल्ली जाकर पढ़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। सेकेंडली कि आपका बाकी का क्या बैकग्राउंड है, कि आपने लेट्स से आपने इंजीनियरिंग करी है या आपने मेडिकल करा है या आपने ह्यूमैनिटीज में कुछ करा है, तो उसके बेसिस पे आपके करंट बैकग्राउंड जो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके अभी करंट मार्केट में क्या जॉब का सिनेरियो है, या अगर आपको कोई दूसरी एग्जाम देनी है तो उसमें कितना आपको एफर्ट लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आई वुड से कि मतलब प्लान बी कब रखना चाहिए इज अ क्वेश्चन जो मतलब मतलब बहुत वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए हो सकता है कि प्लान बी हो ही ना, क्योंकि लेट्स से कि उसकी जैसे मतलब अगर उसकी कोई पुरानी जॉब है तो वो वापस वहां जाके चला जाएगा। किसी के लिए थोड़ी जिसका जिनका थोड़ा वो है कि अभी मतलब एज हो गई है या नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा हो गए हैं और अभी थोड़ा एक इशू आ रहा है, उनके लिए प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लान बी इज समथिंग विच आई फील कि थोड़ा मतलब एक बहुत पर्सनल चॉइस होती है, बट हाँ दैट बीइंग सेड आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मुझे इस एग्जामिनेशन साइकिल को कितना टाइम देना है और इसके साथ मेरे को अपना एक बैकअप बना के रखना है। मैं तो हमेशा ही बोलूँगा कि आपको हमेशा एक बैकअप बना के रखना चाहिए। जैसे मेरा था कि मुझे बाकी मैंने एग्ज़ाम्स और नहीं दिए थे, बट मेरा बैकअप ये था कि जैसे मैंने मेरा 2 ढाई साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, तो मेरा वो था कि आई हैड डिसेंट रिलेशंस विथ माय मैनेजर। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो मैं वापस चला जाऊँगा। recollect in our mind or after closing to book reread, which is correct in revision? uh, मेरा रीरीड वाला था, मतलब मैं ऐसे रिकलेक्ट इन माइंड उतना मेरा नहीं रहता था। मैं बस पढ़ता रहता था बार बार, और उससे अपने आप वो हो जाता था याद मुझे, मतलब। तो आई वुड से कि रिवीजन के लिए यू शुड जस्ट रीड थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन था रिवीजन स्ट्रैटेजी का। सो ये और मतलब बहुत लोग बोल चुके हैं, तो मैं बस रिपीट ही कर रहा हूँ ये बात कि आप अपने सोर्सेज मिनिमाइज करिए। आप 10 बुक्स मत पढ़िए, आप एक बुक को 10 बार पढ़िए रादर देन 10 बुक्स को एक बार पढ़ना। तो यही क्रक्स है रिवीजन का। मतलब ठीक है, मैं वो भी समझ रहा हूँ कि एक आफ्टर अ पॉइंट थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, बट मतलब ये मोनोटनी के साथ ही प्रिपरेशन होती है इस एग्जाम की, क्योंकि अ, अगर आपके टिप्स पर नहीं है चीज़ें, जैसे हिस्ट्री के कोई फैक्ट्स हो गए या पॉलिटी का कुछ हो गया, या बाकी के जैसे मेंस के भी जो टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, कमिटीज हो गई, तो तब तक इट देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेल। तो आई वुड से कि रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो आप पहले फटाफट अपना सिलेबस, एक जो बेसिक है, मतलब सिलेबस वैसे तो अगेन कंप्लीट तो नहीं होता कभी भी, बट एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप करिए जल्दी से जितना आपसे हो रहा है। और एक खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मैंने अब से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई हैव डन इनफ, तो आई कैन नाउ मूव फॉरवर्ड, आई कैन डू अदर सब्जेक्ट्स एंड देन आई कैन रिटर्न फॉर माई रिविजन। फिर है एथिक्स ऐसे को कैसे करें रिसोर्सेज। तो एथिक्स और ऐसे का थोड़ा सा हैंड इन हैंड जाता है। एथिक्स और ऐसे के लिए मेनली रिसोर्सेज तो मैंने तो मतलब जैसे टॉपर्स के ही आंसर कॉपीज देखी थी, उनके एसेस पढ़े थे कि लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। उन एसेस से या उन आंसर्स से एग्जांपल्स जो उन्होंने यूज करे हैं,
उनको भी आप उनके नोट बना लीजिए। एग्जाम्पल्स के आप वेरियस डायमेंशंस रखिए। तो एथिक्स में जो डायमेंशंस हो सकते हैं वो ये है, मतलब आपका एक पर्सनल एग्जाम्पल हो सकता है, आपका सिविल सर्वेंट का कोई एग्जाम्पल हो सकता है, आपका कोई हिस्टोरिकल कोई पर्सन है उनका एग्जाम्पल हो सकता है, आपका कोई इन जनरल कोई एनेक्डोट हो सकता है, करंट अफेयर्स का कोई एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आप बना के रखिए। एक कोट हो सकता है ऑन सम पर्टिकुलर एथिकल वैल्यू या जो भी। तो एथिक्स और ऐसे की काफी सिमिलर प्रेप होती है कि आपको साथ में करते रहना चाहिए दोनों को। एंड एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लिए, एनेक्डोट्स कलेक्ट कर लिए, राइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस कर ली कि अच्छा ऐसे किस तरीके से लिख रहे हैं, एथिक्स किस तरीके से लिख रहे हैं। और मेनली वही है कि मतलब आपको सही जगह पर सही एग्जाम्पल यूज करते आना चाहिए। आपका जो पॉइंट आप पुट कर रहे हो, आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको सब्सटेंशिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा कहीं भी मैंने अपने मन से मतलब एक जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है एग्जाम्पल मैंने वो डाल दिया, क्योंकि उससे फिर एक इम्प्रेशन नेगेटिव आ जाता है। और दूसरा कि अभी थोड़े से फिलोसॉफिकल एसेज और इवन इन एथिक्स थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो उनकी भी थोड़ी एक प्रैक्टिस करिए। फिलोसॉफिकल एसेज आप दूसरे अगेन सीनियर्स का आप पढ़ेंगे क्योंकि उसी से आपको थोड़ी आइडिया आती है। सेकेंडली एसे में इवन कोटेशंस का थोड़ा एक आप कलेक्शन बना लीजिए। एंड कोटेशन शुड बी वेरी क्या बोलते हैं वर्सेटाइल, कि आप एक कोटेशन को मल्टीपल जगह यूज कर सके इस तरीके का कोटेशन की एक लिस्ट बनाइए कि मतलब आप लेट से 100 कोटेशन बना लिए और आप उनको रिसाइकल कर करके आप बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है। सी सेट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेनली पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करके ही करना है आपको। क्वेश्चंस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब सी सेट का आजकल मेन इशू ये हो गया है कि टाइम का प्रॉब्लम आता है क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट आने लग गए हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए एंड फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन मैथ्स और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन किए ही नहीं थे, एक भी नहीं करे थे, मैंने सिर्फ मैथ्स किया था। बट आजकल अगर सिर्फ मैथ्स करोगे तो मैथ्स के भरोसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स अभी बहुत मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रही है मैथ्स। अब मैथ्स के थोड़े वो घुमा घुमा कर क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो मेनली आप पीवाईक्यूज देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं। एंड थोड़ी सी आई वुड से कि सीसैट के लिए रीडिंग स्पीड बढ़ा दीजिए। तो रीडिंग स्पीड तो आप अपनी पढ़ाई के जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं उससे अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे जितना आप रीड करोगे वैसे आप वो है। यूपीएससी आईएफएस एग्जाम का हाँ मतलब सो सीएससी के साथ ही रहता है आईएफएस का। तो मैंने भरा था, इसमें प्रीलिम्स कॉमन रहती है, कट ऑफ थोड़ा सा हायर रहता है। एंड आईएफएस का एक ये फायदा रहता है कि आईएफएस का मतलब आई वुड से कि मेंस इज रिलेटिवली इजियर देन सिविल मेंस। क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंपटीशन कम हो गई है, आपके सिर्फ 2000 लोग लिखते हैं सिविल सॉरी आईएफएस मेंस। उससे अराउंड 350 इंटरव्यू देते हैं और 150 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आपने अगर प्रीलिम्स अच्छे से कर ली और आप आईएफएस में आपने मतलब मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने अगर अच्छे से अटेम्प्ट दे दिया तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग एन ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आपको मतलब उतना एक वेरिएबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगेन आईएफएस में आपके ऑप्शंस दो रहते हैं। तो ऑप्शनल्स में थोड़ी वेरिएबिलिटी कम हो जाती है रादर देन जीएस। जीएस में थोड़ा एक वेरिएशन ज़्यादा रहता है। आपको पता नहीं है कि आपको क्या लिखना है, किस चीज़ से क्या नंबर आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की चेकिंग और ये एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अब कि देयर इज़ नो वन राइट वे। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी अच्छी रैंक आई है, उन्होंने मुझे बताया था उनके सिविल के उसमें कि मतलब नहीं पता अच्छा हुआ है कि नहीं, क्योंकि बस लिख कर आ गए हैं पर मतलब उनको मार्क्स मिल गए। तो जीएस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब ऑल्दो थोड़ा एक आइडिया रहता है कि मतलब अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, पर पॉइंट इसकी कितना अच्छा लिखा है या किस चीज से स्पेसिफिक चीज करने से नंबर्स में जो रिक्वायर्ड बूस्ट चाहिए वो मिलेगा, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें आईएफएस में एक ये फायदा रहता है कि क्योंकि दो ऑप्शंस हैं तो ऑप्शनल्स काफी डुएबल रहते हैं, आपको पता है कि मैं ऑप्शन सही करके आया हूँ या मैं गलत करके आया हूँ। तो ये था फर्स्ट अटेम्प्ट 27।
सो अगर आपका 2027 या 26 ऐसे थोड़ा आगे चलकर वो है, तो आई वुड से कि अभी तो आप स्लोली स्टार्ट करिए, मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक बार पढ़िए, सारी एनसीईआरटीज़ पढ़िए, थोड़ा-सा सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए। तो इससे आपको एक ये भी समझ आ जाएगा कि कितने लॉन्ग टर्म तक आप इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि फिर वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है कि आप वही का वही पढ़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा आप इंटरेस्ट जगाइए, क्योंकि आपका अटेम्प्ट आगे है। कोर्स खत्म करने के लिए उतना अभी मत दौड़िए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अराउंड 2 ढाई साल बचे हैं। तो आई वुड से कि ऑप्शनल का डिसीजन ले सकते हैं अभी, सारे आपके फैक्टर्स कंसिडर करके कि आपको कैसा क्या इंटरेस्ट है, क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से ऑप्शनल चूज करिए, ऑप्शनल खत्म करिए। उसके अलावा फिर जीएस के सारे चैप्टर्स को, सॉरी, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग वंस। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो मतलब आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो वो मेंस में आता है। अब मेंस में आने में जैसे बहुत लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ होता है, जैसे मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेंस में सिर्फ एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाया था मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो अब जैसे अगर आपका 2027 का अटेम्प्ट है, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस टू मतलब डू एवरीथिंग वेरी होलिस्टिकली। तो आई वुड से कि स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रखिए, और हर चीज को बहुत होलिस्टिकली और बहुत ऐसे कंप्लीटली अप्रोच करिए। कितने रीडिंग के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट? सो आंसर राइटिंग इज समथिंग जो आई वुड से कि आपको मतलब ऐसा रुकना नहीं चाहिए कि कितने रीडिंग के बाद करेंगे स्टार्ट। आप एक रीडिंग के बाद भी कर सकते हैं स्टार्ट, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इट इज नॉट लाइक कि एक दिन आएगा जिसमें आप बहुत अच्छे आंसर लिखना शुरू करेंगे। आप किसी के भी आंसर देखिए, जो भी सिलेक्ट हुआ है, जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, किसी के भी आंसर देखिए, उनके पहले कुछ आंसर्स उतने अच्छे नहीं रहते। मतलब मेरा जो पहला आंसर लिखा हुआ है वो मैंने इतना बुरा लिखा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। पर ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस रहता है, मतलब आप गलतियां करेंगे, आप बार बार लिखेंगे, आप गलतियों से समझेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे को इसको इस तरीके से लिखना चाहिए या वैसे लिखना चाहिए। तो आंसर राइटिंग इज समथिंग जो आपको वेट नहीं करना चाहिए। मतलब इफ इफ यू हैव रेड एवरीथिंग वंस, एक बार टॉपिक हो चुका है, तो आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट यू शुड रेगुलरली स्टार्ट डूइंग। क्योंकि आंसर राइटिंग एक्सरसाइज की तरह है, मतलब आप एक दिन में आप एकदम फिट नहीं हो सकते। फिट होना भी एक मतलब एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। तो रोज 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 थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, और उसके बाद आप वो करेंगे। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको 50 पुशअप मारने, तो आप 2 पुशअप स्टार्ट करते करते एक एक दो दो दिन बढ़ा बढ़ा कर करेंगे ना। तो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं होगा कि मैंने 10 बार रिविजन कर लिया तो मेरा बहुत अच्छा मैं आंसर अगले दिन से लिखने लग जाऊंगा, वैसा नहीं होगा। वो आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा डेली बेसिस में। मतलब डिपेंड करता है कि आप में कितनी मोटिवेशन है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी हो चुका है कि मैं पहले रोज लिखता था, फिर आलस करने लग गया थोड़ा, या वो इग्नोर होने लग गया थोड़ा। तो आई वुड से अगर आप एक दो भी लिखना शुरू करें आंसर्स, रोज 2 आंसर लिखिए, तो वो भी इनफ है। क्योंकि मतलब जनरली नहीं हो पाता, मतलब मुझसे कंटिन्यूअसली 2 आंसर भी नहीं हुए हैं रोज के। तो आइडियल है कि आप 1 घंटा आंसर राइटिंग करिए। जनरली लोग प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 1 घंटा आंसर राइटिंग करते हैं। बट अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आई वुड से कि अराउंड 2-3 आंसर्स पर डे इज गुड। आप सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, एक दिन GS1, एक दिन GS2, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी और क्वेश्चंस तो नहीं है। इन केस मतलब कोई भी आपको वो रहता है, डाउट रहता है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। इसके अलावा बस यही एंड करूंगा ये बोलकर कि मतलब ये एग्जाम इज अ वेरी अनसर्टन एग्जाम। ये पूरा प्रोसेस इज अ लिटिल अनसर्टन। आपका सब कुछ अलाइन होना चाहिए, तभी थोड़ा एक रिजल्ट मिलता है। इसमें आपके एफर्ट्स अलाइन होने चाहिए। एक हद तक थोड़ा सा लक भी लगता है, थोड़ा सा राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात भी हो जाती है। तो
मैं बस ये बोलूँगा कि आपको कांस्टेंट एफर्ट्स देते रहने चाहिए इस एग्ज़ाम में। ऑनेस्ट एफर्ट्स देते रहने चाहिए। ऑनेस्ट में आपको मतलब आप अपने बड़े सबसे बड़े क्रिटिक होने चाहिए कि मतलब आपको ऑनेस्टली पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा या मैंने ये गलत करा या मुझे इधर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक सामने वाले बहुत लोग आपको बहुत कुछ समझाकर या सुनाकर जा सकते हैं बट इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ आप वो चीज़ कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। तो आई वुड से कि बी योर बिगेस्ट क्रिटिक और एक मतलब एक आपको वो आइडेंटिफ़ाई करते आना चाहिए कि आपकी कहाँ गलती हो रही है क्योंकि आप जब तक गलती आइडेंटिफ़ाई नहीं करते और जब तक आप गलती मानते नहीं हो, तब तक आप गलती सुधार नहीं सकते। आपको गलती माननी पड़ेगी सबसे पहले। तो आई वुड से कि बहुत सेल्फ क्रिटिकली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए एंड एक और मैं बोलूँगा कि यू शुड अगेन रिमेंबर कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम ऑल्सो। तो इस एग्ज़ाम को आप अपने मतलब लाइफ़ से भी बड़ा मत बनाइए क्योंकि उसमें फिर बहुत फिर वो हो जाता है कि मतलब आदमी थोड़ा-सा सेल्फ डाउटिंग और वैसे हो जाते हैं क्योंकि लाइक आई सेड कि दिस इज़ अ वेरी अनसर्टेन एग्ज़ाम। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो सब अलाइन होना चाहिए, तो एक आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। बट अगर इन केस आपकी मेहनत यहाँ पर उतनी नहीं होती है, तो जस्ट रिमेंबर कि मतलब मेरा एक ये है फिलॉसफी कि मतलब मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी फ़ॉर्म और वे में आपको हेल्प करेगी। वो आज नहीं तो कल या परसों या 2 साल बाद, बट इट विल हेल्प यू। तो आई वुड से कि जस्ट गिव योर ऑनेस्ट एफर्ट्स एंड होप फॉर द बेस्ट मतलब। सो ऑल द बेस्ट एंड इन केस किसी को भी कुछ भी लगता है तो यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।